स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र का जो सेशन अपना चल रहा है, सिलेबस की प्रथम इकाई 1857 की क्रांति, और इस क्रांति के स्वरूप और प्रकृति पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज के सेशन की शुरुआत हम इस तथ्य से कर रहे हैं कि क्या 1857 का गदर एक सुनियोजित प्री प्लान, जिसको हम कहते हैं, क्या स्वतंत्रता संग्राम था, जैसा कि वीडी सावरकर साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा, और आरसी मजूमदार ने उतना ही जोरदार तरीके से उसका खंडन किया। तो जब हम स्वरूप की बात कर रहे हैं, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए चलता हूं। आज की जो क्लास का जब हम शुरुआत कर रहे हैं, तो प्रकृति है हमारी कि क्या 1857 का जो गदर था, क्रांति थी, वो सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। अब चाहे आपके शशिभूषण चौधरी हो, डॉक्टर एसएन सेन हो, या आरसी मजूमदार साहब हो, अशोक मेहता हो, बेंजामिन डिज़रायली जैसे हो, इनके अपने अपने मत रहे हैं। कोई राष्ट्रीय संग्राम बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, लेकिन पहले व्यक्ति जो महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने बड़े ही तथ्यात्मक तौर पर अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा। हालांकि उसकी जो मूल प्रतिलिपि थी वो मराठी पांडुलिपि थी। 1909 में लंदन में वो अप्रकाशित थी, क्योंकि कई कई दिनों तक, कई महीनों तक सावरकर साहब ने ब्रिटिश लाइब्रेरी में बैठकर विभिन्न दस्तावेजों को खंगालकर इस पुस्तक को लिखा था। और जो इनकी पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसको देशभक्त क्रांतिकारियों की गीता भी कहा जाता है, क्योंकि पुस्तक में लिखा है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 1857 के गदर को स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले जो प्रथम इतिहासकार के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में जो आते हैं, वो हैं वीडी सावरकर साहब। तो पहली बात तो ये कि इस मत के प्रतिपादक, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, इस मत के जो प्रतिपादक हैं, सबसे पहले तो आप उन्हें देखिएगा। ये प्रतिपादक हैं आपके वीडी सावरकर। वीडी सावरकर साहब, ठीक है साहब। इन्होंने अपनी कौन सी पुस्तक में, वीडी सावरकर, आपने अपनी कौन सी पुस्तक में 1857 के गदर को स्वतंत्रता संग्राम बोला है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण आपकी पुस्तक है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, काफी महत्वपूर्ण ये पुस्तक है। और ये पुस्तक थी, पूरा जो नाम है इंडिपेंडेंस 1857, क्लियर है। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि इस पुस्तक को जो बोला गया है वो है देशभक्त क्रांतिकारियों की गीता। याद रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। ये प्रश्न आ सकता है कि देशभक्त क्रांतिकारियों की गीता किस पुस्तक को बोला गया है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विच वॉज रिटन बाय वीडी सावरकर। इसकी जो मूल यद्यपि ये लंदन में प्रकाशित, इंग्लिश में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसकी जो मूल प्रतिलिपि थी, यानी कि जो पहली जो लिखा गया था सावरकर साहब के द्वारा, वो मराठी पांडुलिपि थी। 1909 में लंदन में अप्रकाशित थी। तो ये बात भी याद रखना। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं, जब आप इतनी तैयारी कर ही रहे हो, विश्व की एकमात्र पुस्तक होने का गौरव प्राप्त हुआ है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को, जो वीडी सावरकर की रचना है, जो प्रकाशित होने से पहले ही प्रतिबंधित कर दी गई थी। ये भी महत्वपूर्ण बात है। लिख देता हूं मैं यहां पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नोट के रूप में, विश्व की प्रथम पुस्तक, याद रखिएगा इस बात को,
विश्व की प्रथम पुस्तक जिसे प्रकाशित होने से पहले ही जिसे प्रकाशित होने से पूर्व ही प्रतिबंधित कर दिया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, राइट। इसकी जो मूल प्रतिलिपि है इस पुस्तक की, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। इस पुस्तक की जो मूल प्रतिलिपि है वो 1909 में अप्रकाशित प्रतिलिपि है और ये मराठी भाषा की पांडुलिपि है। जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो इंग्लिश में प्रकाशित हुई, क्लियर है, ये अप्रकाशित पुस्तक है। लेकिन जो ये जो रचना आई, दी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए जानना बेहद ही आवश्यक है इस वाली रचना के बारे में। पहली बात तो ये कि ये जो प्रथम ये संस्करण है, ये गुप्त संस्करण है, ये प्रथम संस्करण है, गुप्त संस्करण है, और ये 10 मई 1909 को लंदन में प्रकाशित हुआ था अंग्रेजी भाषा में, नाम से प्रतीत है जब रचना। एंड ये गुमनाम लेखक के नाम से प्रकाशित हुआ था। लेखक के नाम पर यह लिखा हुआ था एन इंडियन नेशनलिस्ट, याद रखिएगा। यह प्रथम गुप्त संस्करण है, 1909 में लंदन में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ, क्लियर। और सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य इसका निकल कर सामने आता है कि लेखक के नाम पर यहां क्या लिखा हुआ था। लेखक के नाम पे लिखा हुआ था, याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है, एन इंडियन नेशनलिस्ट। एन इंडियन नेशनलिस्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। मान लीजिए अब ये प्रश्न हमारे सामने इस रूप में सामने आ जाता है, क्या करेंगे हम कि मैं सत्य कथन चुनिएगा। ये प्रथम, पहली बात तो गुप्त संस्करण था, मान लो ये आ जाता है ये ज्ञात संस्करण था तो गलत होगा। प्रथम गुप्त संस्करण है, अंग्रेजी भाषा में है, लंदन से प्रकाशित हुआ है 10 मई 1909 को, लिख देता हूं मैं, 10 मई 1909 को प्रकाशित हुआ है, लंदन से प्रकाशित हुआ है और अंग्रेजी भाषा में है, क्लियर जी। इसका जो प्रथम फ्रेंच अनुवाद किया गया है मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा आप लोग जानते हैं, इन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की माता भी कहा गया है, एवं एमपीटी आचार्य के द्वारा 1910 में इसको पेरिस से प्रकाशित किया गया था, क्लियर है। ये जो प्रथम गुप्त संस्करण था इसके बारे में एक काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। यदि मैं इसके फ्रेंच अनुवाद की बात करूं, इसके फ्रांसीसी अनुवाद की, तो फ्रांसीसी अनुवाद हुआ है मैडम भीकाजी कामा एवं एमपीटी आचार्य 1909 में पेरिस से, याद रखिएगा, पेरिस से फ्रांसीसी भाषा में इस द वॉर ऑफ इंडियन द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का फ्रांसीसी भाषा में इसको अनुवाद किया गया है। प्रथम गुप्त संस्करण भी अंग्रेजी में ही आया है, लेकिन जो ज्ञात संस्करण था जब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया, फिर ये छपा है 1909 में हॉलैंड नीदरलैंड में, और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया वीवीएस अय्यर,
एवं W.V. फड़के द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। 1909 में हॉलैंड नीदरलैंड के अंदर इसका प्रकाशन अनुवाद हुआ, अंग्रेजी अनुवाद। राइट, लिख लेते हैं अपन लोग। इस पुस्तक का जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया है, ये अंग्रेजी अनुवाद किया गया है, याद रखिएगा, VVS, एक तो W.V. फड़के 1909 में नीदरलैंड के अंदर, और VVS अय्यर के द्वारा। VVS अय्यर एवं W.V. फड़के 1909 में इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। और ये अंग्रेजी में अनुवाद कहां से हुआ है, ये और महत्वपूर्ण है, हॉलैंड नीदरलैंड से। अब आपको यहां पर आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखो, अंग्रेजी अनुवाद जो हुआ है ये ज्ञात संस्करण है, ज्ञात संस्करण है, यानी कि इसको छापा गया है हॉलैंड से। लेकिन जो पहला संस्करण था इसका 10 मई 1909 को लंदन में अंग्रेजी में, वो गुप्त संस्करण था, उसमें लेखक का नाम हमारे सामने नहीं आता है। क्लियर। अब प्रश्न ये उठता है, जो बड़ी महत्वपूर्ण और जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं, कि जो ये पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका तमिल अनुवाद किसने किया है, और इसका प्रथम खुला प्रकाशन किस वर्ष से आरंभ हुआ और किस भाषा में आरंभ हुआ। इसका प्रथम खुला प्रकाशन 1947 में मराठी भाषा में भारत से प्रकाशित हुआ, और इसका तमिल अनुवाद आजाद हिंद फौज के प्रचार अधिकारी जयमणि सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया है। भगत सिंह ने भी इसको पढ़ा था, और आजाद हिंद फौज के सैनिकों को तो बांटा गया था। कहते हैं उस जमाने में 300 रुपए में इसकी एक एक प्रति बिका करती थी उस जमाने में। और ब्रिटिश फौज के अधिकारी और उनकी पत्नियां इस पुस्तक को पढ़ने के लिए लालायित रहा करती थी। आप सोचिएगा, जिन वीडी सावरकर साहब को भारत में, अब ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा इस चीज पर, खुलेआम गालियां दी जाती हैं, भला बुरा कहा जाता है, क्या क्रेज रहा होगा। तो इनका जो तमिल अनुवाद किया गया है इस पुस्तक का, वो तमिल अनुवाद भी देख लीजिएगा। इस पुस्तक का तमिल अनुवाद रखा गया है किसके द्वारा, जयमणि सुब्रमण्यम के द्वारा। जयमणि सुब्रमण्यम कौन है, INA, यानी कि आजाद हिंद फौज के प्रचार अधिकारी, आजाद हिंद फौज के प्रचार अधिकारी थे जयमणि सुब्रमण्यम। और इस पुस्तक का प्रथम खुला प्रकाशन 1947 में आजादी के बाद मराठी भाषा में किया गया है। क्लियर है। अच्छा, ये और बड़ी बात है, इस पुस्तक में सिपाही विद्रोह के स्थान पर इस 57 की क्रांति का जो वर्णन किया गया है वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किया गया है, ये जाहिर सी बात है। क्लियर। जैसा कि मैंने आपको लिख दिया कि ये बड़ी ही रहस्यमयी और मतलब कई प्रकार के राज वाली पुस्तक थी, इसको पढ़ने के लिए लालायित रहा करते थे। और जब नीदरलैंड से पुस्तक छपकर आई थी, गुप्त रूप से भारत में लाई गई, तो उस जमाने में 1910-11 वाले जो दौर था, 300 रुपए में एक एक कॉपी इसकी बिकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटिश फौज के अधिकारी और उनकी जो जो उनकी जो स्त्रियां थी, वो भी इस पुस्तक को पढ़ने के लिए लालायित रहा करती थी। भगत सिंह ने भी इस पुस्तक का, ये बात और मैं क्लियर कर दूं, गुप्त रूप से प्रकाशन करवाया था। भगत सिंह ने भी दी इंडियन वॉर ऑफ
इंडिपेंडेंस का गुप्त रूप से प्रकाशन करवाया था, याद रखिएगा। अब ये भी बड़ी बात है, यदि भगत सिंह जैसा नाम भी इसके प्रकाशन में जुड़ा हुआ है तो फिर अब आप आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा, 1913 में जो लाला हरदयाल थे, मैडम भीकाजी कामा, इन लोगों ने, आपको मालूम है, गदर पार्टी की स्थापना की थी। विशेष स्पेशली लाला हरदयाल, गदर पार्टी के संस्थापक में मैडम भीकाजी कामा का कोई योगदान नहीं था। क्लियर कर दूं मैं, देखो मैं पिछले स्लाइड में लिखना भूल गया। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता भी कहा गया है। भारतीय क्रांतिकारियों की माता भी बोला गया है। याद रखना, बेहद महत्वपूर्ण है मैडम भीकाजी कामा को, क्योंकि कहने को बहुत छोटी सी बात है लेकिन प्रश्न के रूप में तो फिर कभी भी आ सकता है। तो 1913 में लाला हरदयाल जी के द्वारा जब गदर पार्टी की स्थापना की गई और गदर नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था, तो लाला हरदयाल जी ने अपनी गदर पार्टी के मुखपत्र गदर, जो उर्दू में प्रकाशित होता था, उर्दू में और गुरुमुखी पंजाबी में, उस गदर नामक पत्रिका में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि वीडी सावरकर की पुस्तक के अंशों को छापा जाता था। ये और इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। 1913 में गदर पार्टी किसके द्वारा स्थापना? लाला हरदयाल के द्वारा स्थापना। गदर पार्टी के मुखपत्र गदर, आपको बतला दूं मैं, उर्दू और गुरुमुखी, दो भाषाओं में ये मुखपत्र प्रकाशित होता था। गदर में सावरकर की पुस्तक के अंश, सावरकर की पुस्तक के अंश, याद रखिएगा, प्रकाशित किए जाते थे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और आजाद हिंद फौज का जब गठन किया गया, सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस जो रणनीतिकार थे, आनंद मोहन बोस उनके द्वारा स्थापना की गई थी, लेकिन आगे जाकर रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस जब जुड़े तो उन्होंने इस पुस्तक को पढ़कर ही, कहते हैं स्पेशली सुभाष चंद्र बोस को प्रेरणा प्राप्त हुई थी INA को नए सिरे से गठित करके देश को आजाद करवाने के लिए सैनिक रास्ते को अपनाना। और कहते कि सुभाष चंद्र बोस ने तो अपने सैनिकों को इस पुस्तक को पढ़ने के लिए वितरित भी करवाया था। और जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बहुत स्पष्ट तौर पर बोल दिया कि जयमणि सुब्रमण्यम जो प्रचार अधिकारी थे आजाद हिंद फौज के, उन्होंने इसका तमिल अनुवाद किया था। इसी प्रकार से एक ब्रिटिश अधिकारी और है, वैलेंटाइन शिरोल। वैलेंटाइन शिरोल की पुस्तक है अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट। तो इंडियन अनरेस्ट में वैलेंटाइन शिरोल ने लिखा है कि ये विकृत ऐतिहासिक तथ्यों का मिश्रण है जिसके द्वारा घृणा परोसी जा रही है। इस पुस्तक के बारे में ये विचार थे वैलेंटाइन शिरोल के। तो सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा भी रही ये पुस्तक। इसके अलावा इस पुस्तक के बारे में वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक, याद रखना, इंडियन अनरेस्ट में क्या लिखा है? अनैतिहासिक यानी कि विकृत ऐतिहासिक तथ्यों का मिश्रण है ये, क्लियर। उसके द्वारा घृणा परोसी जा रही है। इस पुस्तक में विकृत ऐतिहासिक तथ्यों के मिश्रण द्वारा
के मिश्रण द्वारा घृणा परोसी जा रही है। याद रखिएगा, ये कथन है वैलेंटाइन शिरोल का अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में। इस प्रकार से वीडी सावरकर साहब प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1857 की गदर को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला। और वो लिखते हैं इस बात को, सावरकर के अनुसार इस विद्रोह में क्रांतिकारियों ने इसलिए भाग लिया ताकि वो स्वराज और स्वधर्म की स्थापना कर सकें। तो सावरकर, बकौल सावरकर यदि मैं बात करूं, सावरकर के अनुसार अठारह सौ सत्तावन के गदर में क्रांतिकारी स्वराज एवं स्वधर्म की स्थापना के लिए लड़े थे। अब देखो, आपके लिए तो ये छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन मान लीजिए ये प्रश्न इस रूप में आ गया, क्या करोगे कि किस व्यक्ति ने ये कहा है कि 1857 के गदर में लड़ने वाले जितने भी क्रांतिकारी थे उनके जीवन का उद्देश्य स्वराज एवं स्वधर्म था। वीडी सावरकर साहब, वीडी सावरकर के अनुसार क्रांतिकारी किन उद्देश्यों के लिए लड़ रहे थे? स्वराज और स्वधर्म के लिए सुमेलित करना है कई प्रकार की चीजों से। आपको याद रखिएगा, ये चीजें सामने रखी जा सकती है। वीडी सावरकर साहब के इसी मत का समर्थन शशि भूषण चौधरी ने अपनी पुस्तक थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी 1857 एवं सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनी में किया है, जो कहते हैं कि यद्यपि जनता के द्वारा इस स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ किया गया था और फिर बाद में सेना ने इसे आगे बढ़ाया था। तो शशि भूषण चौधरी ने सावरकर के मत का समर्थन किया। क्या लिखते हैं वो कि पहली बात तो उनकी पुस्तक कौन कौन सी? थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी 1857, ये पहली पुस्तक है शशि भूषण चौधरी जी की। दूसरी पुस्तक इनकी सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनी। सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनी, इन दोनों पुस्तकों में शशि भूषण चौधरी साहब का जो मत है वो क्या है कि जनता द्वारा आरंभ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जनता द्वारा आरंभ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को सेना द्वारा जारी रखा गया, नेतृत्व किया गया एवं जारी रखा गया। तो हम कह सकते हैं कि सावरकर साहब के मत का समर्थन किया शशि भूषण चौधरी जी ने। इसी प्रकार से डॉक्टर एस.एन. सेन, जो कि सरकारी इतिहासकार थे, जिनकी पुस्तक है 1857, वो भी लिखते हैं कि यह स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें राष्ट्रीयता का पूरी तौर पर अभाव था। ईश्वरी प्रसाद और प्रसिद्ध क्रांतिकारी कांग्रेसी जो इतिहासकार थे, नेता थे, क्रांतिकारी थे, पट्टाभी सितारमैया, प्रसिद्ध गांधीवादी, उन्होंने भी इसको स्वतंत्रता संग्राम ही माना है। आई थिंक यहां तक आपने देख लिया है। आगे देखिएगा, हम कह सकते हैं डॉक्टर एस.एन. सेन, याद रखना 1857 के गदर का लेखन कार्य करने वाले
सरकारी इतिहासकार हैं? कौन? डॉक्टर एस एन सेन, सुरेंद्रनाथ सेन। आपकी पुस्तक है 1857। और आपको मालूम है इसकी जो प्रस्तावना थी वो लिखी थी मौलाना अबुल कलाम आजाद। और आपको ये भी मालूम होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है इंडिया विंस फ्रीडम। आप में से हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की प्रसिद्ध रचना है। क्लियर है? अब डॉक्टर एस एन सेन, सुरेंद्रनाथ सेन क्या लिखते हैं? इनका यह मानना है राष्ट्रीयता के अभाव में संपन्न, राष्ट्रीयता के अभाव में संपन्न स्वतंत्रता संग्राम। ये डॉक्टर एस एन सेन जो सरकारी इतिहासकार हैं, इस संपूर्ण क्रांति के प्रथम सरकारी इतिहासकार इन्हें माना गया है। इसके अलावा यदि मैं प्रसिद्ध क्रांतिकारी मतलब कांग्रेसी क्रांतिकारियों की बात करूं तो पट्टाभी सीताराम मैया आप नाम ले सकते हैं। प्रसिद्ध गांधीवादी कांग्रेसी नेता, क्रांतिकारी भी हैं। इन्होंने भी इस क्रांति को, इस गदर को स्वतंत्रता संग्राम बोला है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जैसे प्रख्यात इतिहासकार, आपने भी वीडी सावरकर साहब के जो मत है कि ये क्रांति असल में स्वतंत्रता संग्राम था, इसी का समर्थन किया है। लेकिन यदि हम कहें कि इसका विश्लेषण करें, इस मत का जो वीडी सावरकर साहब ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में दिया है, डॉक्टर आर सी मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार ने इस मत का जोरदार तरीके से खंडन किया है। डॉक्टर आर सी मजूमदार लिखते हैं कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम, ये मजूमदार साहब का कहना है कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो यह प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आर सी मजूमदार साहब अपनी पुस्तक में काफी विस्तार से वर्णन करते हैं कि यह प्रथम नहीं था। इससे पहले 1806 में, 24 में, 44 में विद्रोह हो चुके, इवन 1764 में जस्ट आफ्टर बक्सर बैटल। तो ये प्रथम तो बिल्कुल नहीं था और ये राष्ट्रीय भी नहीं था। बहुत बड़ा हिस्सा मध्य भारत हो गया आपका, मद्रास हो गया आपका, पंजाब हो गया आपका, रजवाड़ा हो गया, पूर्वी हिस्सा हो गया, दक्षिण भारत पूरा हो गया, नेपाल हो गया, ये इसमें भाग नहीं लिया और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। मजूमदार साहब कहते हैं कि जो भी तबका इस क्रांति में भाग ले रहा था वो अपने स्वार्थों से प्रेरित था। उनका कोई उद्देश्य, सामूहिक उद्देश्य या सुनियोजित प्लानिंग के तहत नहीं था कि दे वांट टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ईआईसी और ब्रिटिशर्स। उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि वो अंग्रेजों से खुद को मुक्त करवाना चाहते थे। तो इसका जो आलोचना की गई है, इसका जो खंडन किया गया है कि ये स्वतंत्रता संग्राम का जो मत वीडी सावरकर साहब के द्वारा दिया गया है, ये आलोचना की गई है आरसी मजूमदार के द्वारा। आरसी मजूमदार ने लिखा है, यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न ही प्रथम न राष्ट्रीय एवं न ही स्वतंत्रता संग्राम था।
याद रखिएगा। अब ये कहना कि न तो ये प्रथम था, इसके पीछे का मत इनका ये कि 1764 में, 1806 में, 1824 में, 1844 में, इससे पहले भी सैनिक विद्रोह हो चुके थे। तो आप इसको किसी भी सूरत में प्रथम तो मान ही नहीं सकते हैं। नहीं, ये राष्ट्रीय था। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा क्योंकि क्या रहा, अछूता रहा, और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। इसको कहने के पीछे की वजह इनकी क्या है कि प्रत्येक वर्ग अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था। प्रत्येक वर्ग अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों से लड़ रहा था, ना कि वो देश को अंग्रेजों से आजाद करवाने की उनकी कोई बहुत दिली ख्वाहिश थी। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, क्लियर है। अब हम देखेंगे कि ये क्रांति कहां से कहां तक चली और कैसे इसका विस्तार हुआ। ये स्वरूप मैंने आज आपके सामने बहुत विस्तार से क्लियर कट आपके सामने रख दिया है। हमने जो अब तक देखा कि 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में क्रांति का आगाज होता है 20वीं एनआई टुकड़ी के द्वारा। 10 मई के बाद ये सैनिक 12 मई 1857 को दिल्ली चले जाते हैं। यही वाले मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी के सैनिक। तो ये मेरठ छावनी के ही सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के बागी सिपाही। और दिल्ली पहुंचकर आप 82 वर्षीय 82 ईयर ओल्ड अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित करके उसे क्रांति का नायक कह लीजिए, प्रधान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, घोषित कर देते हैं। यानी कि सारा दारोमदार अंग्रेजों का पूरा ध्यान दिल्ली में आकर टिक गया। तो दिल्ली को विद्रोह का राष्ट्रीय केंद्र बना दिया गया और उसको बहादुर शाह जफर द्वितीय इसके महान प्रतीक बन गए। अब यहां पर तेजी से घटनाएं घटती हैं। नाना साहब अपने आप को मुगल बादशाह का पेशवा घोषित कर देते हैं और अवध के अंदर जो एक तोप खाने का जो अध्यक्ष था बख्त खान, वो बरेली के बाद सीधा दिल्ली पहुंचता है। बख्त खान और वहां जाकर वो जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री और आसपास जितनी भी टुकड़ियां थी सेना की, उनका नेतृत्व संभाल लेता है। इसी बीच एक घोषणा की जाती है, आजमगढ़ घोषणा। बख्त खान के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जाता है जो सैन्य और प्रशासक समिति थी 10 सदस्यों की, जिनमें 6 सैनिक सदस्य थे और 4 नागरिक सदस्य थे। तो फाइनली इन्हें बख्त खान साहब के नेतृत्व में यहां पर क्रांति मतलब जो विद्रोही सेना है
उसकी अध्यक्षता, उसका नेतृत्व संभाल लिया जाता है। दिल्ली जब केंद्र बना दी जाती है, राष्ट्रीय केंद्र बना दी जाती है इस क्रांति की, इसके पश्चात जो ब्रिटिश फौज होती है वो नाकेबंदी करती दिल्ली की। बाद में 12 सितंबर 1857 को जॉन निकोलसन एवं कैप्टन हडसन के द्वारा यहाँ पे क्रांति का असल में अंत किया था। असल में होता क्या है, हुमायूं के मकबरे से अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, इनको इनकी पत्नी जीनत बेगम के साथ इन्हें गिरफ्तार किया जाता है कैप्टन हडसन के द्वारा, और गिरफ्तार करके इनके शहजादों, मतलब एक बुजुर्ग पिता के सामने इसके पुत्र, सम्राट के दो पुत्रों मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, और एक पौत्र मिर्जा अबू बकर की लाल किले के सामने गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 82 वर्षीय काफी बुजुर्ग अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया जाता है बर्मा, वहीं उनकी 1862 में मृत्यु होती है। तो ये बड़े बदनसीब थे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, क्योंकि इनका मौत भी भारत के बाहर हुई है। और फाइनली, क्योंकि मैंने पहले कहा था 1856 में जब लॉर्ड कैनिंग भारत में आया था, तब उसने घोषणा कर दी थी कि मुगल सम्राटों में सम्राट की पदवी अब सिर्फ बहादुर शाह जफर द्वितीय की जीवन काल तक ही रहेगी। उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों को सम्राट की पदवी या सम्राट की उपाधि नहीं दी जाएगी। उनके उत्तराधिकारियों को सिर्फ राजा के नाम से, बाद में डलहौजी ने उससे पहले लाल किला खाली करवा लिया था। यद्यपि 1803 में लॉर्ड लेक ने लाल किले पर अधिकार कर लिया था, 1803 में, लेकिन डलहौजी ने तो लाल किला भी खाली करवा लिया। महरौली के पास के सामान्य से घर में उसको, इस गांव जो था उस जमाने में, वहां इन महान ग्रेट मुगल्स को पटक दिया था कि जाइए मस्त रहिए। बाद में जब गदर की समाप्ति हो गई, क्रांति की समाप्ति हो गई, आपको मालूम है लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा इलाहाबाद दरबार से की थी 1 नवंबर 1858 को, और फाइनली इसके द्वारा भारत में महारानी विक्टोरिया के इस घोषणा पत्र से, अनाउंसमेंट से कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य का अंत हो गया था। तो इस प्रकार से दिल्ली को असल में राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया, इसको दिल्ली को, और ये महान सम्राट के रूप में सामने भी आ गया बहादुर शाह जफर द्वितीय, लेकिन असल में ज्यादा कुछ हासिल हो नहीं पाया। देख लीजिएगा, तो दिल्ली में ये तमाम चीजें हो गई। एवं बख्त खान के नेतृत्व में यहाँ पर 10 सदस्यों की एक सैनिक एवं प्रशासक समिति का गठन किया गया। कहाँ? दिल्ली में। और जो भी संचालन था सेना का, जो भी महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक निर्णय लिए जाते थे, बहुमत से लिए जाते थे, बख्त खान की अध्यक्षता वाली इस समिति में बख्त खान ने अध्यक्षता करी। इन 10 सदस्यों के अंदर 6 सदस्य सैनिक थे और 4 नागरिक सदस्य थे। लेकिन फाइनली, क्योंकि दिल्ली का केंद्र बना रहना मुगल साम्राज्य के उत्थान और ईआईसी के प्रभाव का जल्दी ही प्रतीक बन जाता यदि ये लंबे समय तक और डोर खींचता, तो ब्रिटिशर्स ने पूरा ध्यान अपना खींचा और कैप्टन हडसन और जॉन निकोलसन को दिल्ली भेजा। याद रखिएगा, कैप्टन हडसन एवं जॉन निकोलसन को दिल्ली भेजा। कैप्टन हडसन, जिसने हुमायूं के मकबरे से मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को, उनकी पत्नी जीनत बेगम, उनके पुत्रों मिर्जा मुगल, ख्वाजा सुल्तान और पौत्र मिर्जा अबू बकर के साथ गिरफ्तार किया था। ये कैप्टन हडसन बड़ी शानदार उर्दू और फारसी जानता था।
कैप्टन हडसन ने गिरफ्तार करने के बाद हुमायूं के मकबरे से इस बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को ताना मारा था कि दम दमे दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर बस हो चुकी शमशीर हिंदुस्तान की। दम दमे दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर बस हो चुकी शमशीर हिंदुस्तान की। शमशीर सॉर्ड तलवार। कड़कती बूढ़ी हड्डियों से जवाब दिया था बहादुर शाह जफर द्वितीय ने, बिल्कुल गूंजती बिजली सी कड़कती आवाज में, जोशील अंदाज में। गौर फरमाइएगा, जब तलक बू रहेगी हिंदियों में ईमान की, जब तलक बू रहेगी हिंदियों में ईमान की, तख्ते लंदन पर चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आप समझ सकते हैं कि यह जवाब सुनकर कैप्टन हडसन की क्या स्थिति हुई होगी। गिरफ्तार किया गया। कैप्टन हडसन ने सम्राट के दो पुत्रों मिर्जा मुगल और ख्वाजा सुल्तान और पौत्र अबू बकर की हत्या करी। क्लियर। कैप्टन हडसन ने हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार किया और इसके दो पुत्र, याद रखना, इनको लाल किले के सामने गोली मारी थी, मिर्जा मुगल एवं ख्वाजा सुल्तान। मिर्जा मुगल और ख्वाजा सुल्तान को गोली मारी और एक पौत्र मिर्जा अबू बकर। मैं समझता हूं इससे अधिक नृशंसात्मक कुछ भी नहीं हो सकता कि आप इस प्रकार से बच्चों को गोली मारकर उनकी हत्या कर रहे हो, लेकिन यह काम कैप्टन हडसन ने किया। बहादुर शाह जफर द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया और 12 सितंबर 1857 को दिल्ली पर फाइनली मुगल सम्राट को बंदी बनाकर, याद रखना, रंगून यानी कि बर्मा भेज दिया गया और वहीं पर उनकी डेथ होती है। आई थिंक आप लोगों ने यहां तक देख लिया, अपन आगे बढ़ते हैं। यानी कि रंगून बर्मा में, याद रखना, नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर द्वितीय का अंत। हो जाता है और कैप्टन हडसन और जॉन निकोलसन 12 सितंबर 1857 को बहुत जल्दी दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। अच्छा, इसकी उम्मीद क्रांतिकारियों को या बागियों को बिल्कुल नहीं थी कि इतना जल्दी दिल्ली का पराभव हो जाएगा। इतना जल्दी वो बिल्कुल भी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। दिल्ली का पतन एक बड़ा झटका था बागियों के लिए, विद्रोहियों के लिए 1857 की क्रांति में। लेकिन अब ठीक है, इसके बाद जो महत्वपूर्ण केंद्र रहा, एक अवध, एक लखनऊ और एक झांसी। अवध में कानपुर, जहां नाना साहब थे, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। झांसी लक्ष्मीबाई, नाना साहब की मुंहबोली बहन। आइएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कानपुर। अगला केंद्र है हमारा कानपुर। कानपुर में जो नेतृत्व किया गया
वो नेतृत्व किया गया नाना साहिब के द्वारा। 5 जून 1857 को यहां पर क्रांति का आरंभ हुआ। आरंभ 5 जून 1857। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नाना साहब ने अपनी पेंशन पाने के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए, अपनी पेशवाई पाने के लिए अपने दूत अजीमुल्लाह को राणोजी बापू या रामोजी बापू के साथ, जो सतारा के अपदस्थ शासक अप्पा साहिब के दूत थे, उनके साथ लंदन भेजा था। लेकिन असल में उसका कोई विशेष फायदा नहीं मिला। जनरल आउट्रम ने एक इश्तिहार छपवाया था जिसमें धोधू पंत या नाना साहब को गिरफ्तार करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। नाना साहिब का जो मुख्य सहयोगी था उसका नाम है तात्या टोपे। तात्या टोपे जिनका मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग। और इस व्यक्ति की एक खास बात और याद रखना, अंग्रेजों के साथ सबसे अंतिम समय तक लोहा लेने वाला क्रांतिकारी यही तात्या टोपे हैं, महान क्रांतिकारी नेता। जनरल आउट्रम ने नाना साहब के लिए, जनरल आउट्रम ने नाना साहब की गिरफ्तारी पर, आप सोचना कितना बड़ा खौफ रहा होगा उस जमाने में, कि गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। इसी प्रकार से फैजाबाद के जो मौलवी अहमद उल्ला उर्फ डंडा शाह, जिन्होंने खुद को अपने आप को अवध का नवाब भी घोषित कर दिया था, उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। और अंग्रेजों ने उसे सबसे शक्तिशाली शत्रु और फौलादी शेर भी कहा था। तो जैसा मैंने कहा कि नाना साहब का जो मुख्य सेनापति था वो तात्या टोपे है। क्लियर है? कहते हैं बाद में नाना साहब को नेपाल सुरक्षित मार्ग दे दिया गया था बेगम हजरत महल की तरह। तात्या टोपे को भी ईमन। यद्यपि हम तात्या टोपे के बारे में पढ़ते कि तात्या टोपे का अंत उसके विश्वासघाती मित्र मानसिंह नरूका के द्वारा, जब उसने गद्दारी करते हुए 7 अप्रैल 1859 को जो सिप्री शिवपुरी के जो पैरोन के जंगल थे ग्वालियर कोटा के बीच में, राजस्थान में और एमपी के बीच में, वहां से गिरफ्तार करवा दिया था 7 अप्रैल 1859 को। और सिप्री शिवपुरी एमपी के अंदर इन्हें फांसी दे दी गई थी, जो पूरी तौर पर अनैतिहासिक तथ्य है। सही बात यह है 3 क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्हें एक तरह से समझौता करते हुए सुरक्षित मार्ग दिया गया था नेपाल के लिए। बेगम हजरत महल, जो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम थी। दिमाग से निकल रहा, वाजिद अली शाह को पिया कुछ एक नाम से पुकारा जाता है, ख्यात नहीं, चलिए याद आएगा। तो वाजिद अली शाह की जो पत्नी बेगम हजरत महल, वो नेपाल गए, तात्या टोपे और नाना साहब। लेकिन अब हमें जो एग्जाम को फाइट करना है, क्रैक करना, तो फिर हम उन्हीं चीजों को सामने लेते हैं। यहां पर जो अंत हुआ कानपुर में क्रांति का, वो हुआ 16 सितंबर 1857 को। 16 सितंबर 1857 को क्रांति का अंत होता है जनरल कैंपबेल द्वारा।
जनरल कैंपबेल द्वारा। कहां पर? कानपुर में। नाना साहब को सुरक्षित एग्जिट किया गया नेपाल। अब मैं इसी संदर्भ में आपको नेपाल के बारे में कुछ और बातें बतला देता हूं। चलिए, तो नाना साहब नेपाल चले गए, सुरक्षित एग्जिट। लेकिन आपको ये बात भी याद रखना है कि नेपाल में जाने वाले एक दूसरा शख्सियत है 57 की क्रांति में ही, बेगम हजरत महल एवं इवन तात्या टोपे। तात्या टोपे के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो अनैतिहासिक तथ्य है, लेकिन एग्जाम में वही माना जाता है, तो मेरे पास कुछ चारा नहीं है। लेकिन बावजूद इसके बोल रहा हूँ कि ये अनैतिहासिक तथ्य है कि इन्हें फांसी दे दी गई थी। ये 3 लोग जो हैं, ये नेपाल सुरक्षित इनको निकाल दिया गया था। तात्या टोपे के बारे में जो कहा जाता है कि इसने सबसे अंतिम समय तक अंग्रेजों को परेशान किया अपनी छापामार गुरिल्ला युद्ध पद्धति के जरिए। और जब ये काफी परेशान हो गए इनके लड़ाकों से, ब्रिटिश फौज EIC, तब ये एक पेशकश की गई कि आप अपना सब कुछ रोक दीजिए, हम आपकी यहाँ फांसी की अफवाह उड़ा दी जाएगी और आपको एक मार्ग दे दिया जाएगा। तो जो हम पढ़ते हैं तात्या टोपे के बारे में कि 7 अप्रैल 1859 को पेरोन जंगलों से, याद रखना, विश्वासघाती मित्र मानसिंह नरूका के सहयोग से कर्नल मिडोज ने इन्हें जब ये सो रहे थे जंगलों में, ऐसी बात की जाती है, गिरफ्तार किया तात्या टोपे को। समझ में आ गई बात? दूसरी बात क्या आती है कि बाद में फिर 18 अप्रैल 1859 MP में, कहा? सिप्री, जो वर्तमान में कहां पर है? शिवपुरी। यहां तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। यहां तक आता सामने कि उस जमाने में राजस्थान में जो मेवाड़ PA था, जो मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट था, कैप्टन शॉवर्स ने तात्या टोपे की फांसी को अन्याय संगत बतलाया था, विरोध किया था। तात्या टोपे की फांसी का विरोध करते हुए उसे अन्याय संगत बतलाया था। और आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से यहां पर भी कानपुर में क्रांति का आगाज हुआ, क्रांति भड़की और फाइनली उसको कैंपबेल के द्वारा फिर उसका अंत कर दिया गया था। कैंपबेल के द्वारा 16 सितंबर नहीं, गलत, सॉरी, 16 सितंबर नहीं, 16 दिसंबर, माफ कर, रियली सॉरी, 16 दिसंबर 1857 को जनरल कैंपबेल के द्वारा फाइनली यहां पर क्रांति का अंत कर दिया गया। यानी कानपुर पर पुनः EIC का, ब्रिटिश फौज का अधिकार स्थापित हो गया था।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सत्र में जो मैंने जानकारियाँ दी कि एक तो आपसे चर्चा करी हमने क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम वाले स्वरूप पे काफ़ी विशद चर्चा करी, विस्तार से चर्चा करी। और क्रांति के घटनाक्रम में आज हमने 2 प्रमुख केंद्रों पर चर्चा कर ली, जिनमें से एक प्रसिद्ध केंद्र आपने लिया दिल्ली और एक आपने लिया कानपुर। मुझे उम्मीद है कि अब 1 या 2 सेशन और लगेंगे और इसके पश्चात 1857 की क्रांति पूरी तौर पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में आपके स्कूल लेक्चरर के फर्स्ट पेपर के सिलेबस में 1857 की क्रांति के बाद जो भी नेक्स्ट यूनिट होगी, वो लेकर आगे चलूँगा। लेकिन उसके पहले इस अध्याय से संबंधित जितने महत्वपूर्ण एमसीक्यू, पीवाईक्यू जो हो चुके हैं और जो प्रोबेबल मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, जो भी होंगे मैं सामने लूँगा। इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट सत्र का, तब तक के लिए